नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। 2024 हरियाणा विधानसभा चुनाव का रण सज चुका है। बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने योद्धाओं को तैयार कर रहे हैं। पिछले एक दशक से हरियाणा की सत्ता पर काबिज बीजेपी इस बार चुनाव को लेकर काफी फिक्रमंद दिखाई दे रही है। अब इसके कारण कई हो सकते हैं, जैसे सत्ता विरोधी लहर का होना, विधायकों और मंत्रियों के कामकाज को लेकर जनता के मन में कई सवाल का जन्म लेना, पार्टी का मौजूदा सर्वे और बीता लोकसभा चुनाव का नतीजा भी। अब खबर यह है कि बीजेपी कई मौजूदा विधायकों के साथ साथ मंत्रियों के टिकट भी काट सकती है। सवाल यह भी है किसका टिकट पक्का है और किसका कटेगा पत्ता। आज चर्चा इसी पर करेंगे। चर्चा में मौजूद हैं देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा करें, चर्चा की शुरुआत करें। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो उससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि बीजेपी कैसे बैठकों के जरिए रणनीति बना रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी की गुरुग्राम में चुनाव समिति की अहम बैठक की गई। इस बैठक में दूसरे दिन भी उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने को लेकर चर्चा की गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल भडौरी, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान सहित चुनाव समिति के सभी सांसद और पूर्व सांसदों की टीम को उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने की जिम्मेदारी मिली है। इस समिति की पहली बैठक गुरुवार को हुई थी, जिसमें गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, नूह और फतेहाबाद के जिले के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई थी। चुनाव समिति के पहले दिन की बैठक में 5 जिलों के नामों को लेकर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी जानती है क्योंकि वो पिछले 10 सालों से सरकार में है, ऐसे में उसके सामने एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर सबसे बड़े पैमाने पर है और उसे अगर कोई जीत सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट की विनेबिलिटी का फैक्टर। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर कैंडिडेट में सिर्फ यही फैक्टर तलाश रही है कि उसके जीतने की कितनी संभावना है। विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी हर रणनीति को तैयार कर रही है, जिससे सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या पार्टी विनेबिलिटी के फैक्टर के अलावा क्या दूसरे पहलुओं पर भी विचार करेगी, जिसमें प्रमुख तौर पर ये सवाल है कि क्या 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए मौजूदा मंत्री से लेकर विधायकों तक की टिकट कट सकती है। खबरों का बाजार इस चर्चा में गर्म है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए कई मौजूदा विधायकों से लेकर मंत्रियों तक की छुट्टी कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युवा मंत्र को देखते हुए हरियाणा बीजेपी की प्रमुख इकाई क्या इस बार युवा और महिला उम्मीदवारों पर ज्यादा दांव खेलने की तैयारी कर रही है। बैठक में मौजूद पदाधिकारी की गंभीरता बता रही है कि पार्टी का सिर्फ एक लक्ष्य है और वो है विधानसभा चुनाव जीतना। चुनाव जीतने के लक्ष्य से आगे बढ़ रही भारतीय जनता पार्टी को लेकर सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट देगी, जिसमें कई सांसद अपने रिश्तेदारों के लिए टिकट मांग रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने हारे हुए सांसदों पर एक बार फिर दांव लगाएगी। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कोई पहली बार ऐसा कर रही हो। इससे पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपने सांसदों को विधायक का चुनाव लड़ा चुकी है। सवाल ये भी है कि चुनावी रण जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तर्ज पर अपने बड़े चेहरे को मैदान में उतारेगी। मसलन क्या भारतीय जनता पार्टी पूर्व सांसदों, मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतारेगी, जिससे इस विधानसभा चुनाव को निश्चित तौर पर जीता जा सके। अभी देखा जाए तो मौजूदा समय में सुनीता दुग्गल, रमेश कौशिक, अशोक तंवर, अरविंद शर्मा या रंजीत चौटाला और मोहन लाल भडौनी जैसे नाम शामिल है। हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतने के लिए एक ओर जहां कांग्रेस पार्टी अब की बार 75 पार का नारा दे रही है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार भाजपा सरकार का नारा दे रही है। लेकिन हरियाणा की जमीनी हकीकत इतना आसान इसे बनाती नहीं है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे सियासी पारा चढ़ता है और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होता है, उसके बाद सियासत किस करवट बैठती है और आखिरकार 1 अक्टूबर को जनता किसके नाम पर मोहर लगाती है। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।
अब हालांकि बीजेपी के लिए बताने के लिए भी बहुत कुछ है। 10 साल में हमने ये काम किया और सत्ता विरोधी लहर का सामना भी बीजेपी को ही करना है, जिसको कांग्रेस और ज्यादा मुश्किल बना रही है बीजेपी के लिए, क्योंकि हिसाब मांगा जा रहा है। तमाम तरह की रणनीति सियासी जमीन पर बनाई जा रही है। चर्चा की शुरुआत देवेंद्र आपसे हम करने जा रहे हैं। चुनाव बेहद नजदीक आता दिखाई दे रहा है और हर दिन आगे बढ़ रहा है, तो सियासी घटनाक्रम में भी बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है, रणनीति बन रही है। और बीजेपी के लिए कितना आसान रहने वाला है ये चुनाव, कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है ये चुनाव, क्योंकि बीजेपी के बड़े से बड़े नेता और छोटे से छोटा नेता काफी फिक्रमंद दिखाई दे रहा है इस चुनाव को लेकर। बैठकें हो रही है और कहा जा रहा है कि बहुत सारे विधायक हैं जिनका टिकट काट दिया जाएगा, बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं उनका टिकट काट दिया जाएगा। इसका आधार क्या है? देखिए पंकज, हमारा घर हो, फैक्ट्री हो, दुकान हो या कोई मंदिर हो, 10 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है। हम उसका रेनोवेशन करते हैं। रेनोवेशन सोचते हैं यार इस दीवार से इस फ्रेम को हटा दो, ये फर्नीचर सोफा पुराना हो गया, इसकी जगह नया डिजाइन वाला होना चाहिए। ये मानवीय स्वभाव है। पुरानी चीजों से जब आदमी उकता जाता है तो कुछ नयापन देखना चाहता है, उसकी फीलिंग चाहता है। पार्टियों के साथ भी यही है। 10 साल से बीजेपी सत्ता में है और अब जो नई खबरें, पहला नंबर तो ये है पंकज, 1 महीना पहले चुनाव हो रहे हैं, वो कांग्रेस के लिए भी बीजेपी के लिए भी और उन टिकटार्थियों या उम्मीदवारों के लिए भी जो चुनाव मैदान में थे, उनको लगता था कि पर्याप्त समय मिलेगा, चुनाव समय से पहले हो रहे हैं। दूसरा, बीजेपी हैट्रिक का दम भर रही है, तो लेकिन उसको यह भी पता है कि 10 में से 5 सीटें गवा चुके हैं और कांग्रेस में उत्साह नजर आ रहा है जी। जिस तरीके से हम देखे हैं, अभी आप देखिए, मैंने कुछ रिपोर्ट्स का अध्ययन किया, उसमें यह आ रहा है कि कुमारी शैलजा सिरसा से सांसद बनी है, लोकसभा में गई है, लेकिन वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। अभी 3 महीने भी नहीं हुए, 4 जून को परिणाम आए थे। 4 जून के जुलाई, अगस्त, सितंबर, अभी 4 सितंबर भी नहीं आया, मतलब अभी 80 दिन का टाइम गुजरा है। लोकसभा चुनाव शानदार तरीके से जीतने के बाद उनका चाहिए, वो ये कह रहे कि मैं विधानसभा लड़नी चाहता हूं। रणदीप सुरजेवाला, अरविंद शर्मा जो चुनाव हारे रोहतक से, रंजीत चौटाला और डॉक्टर अशोक तंवर जो चुनाव हारे हैं, वो विधानसभा की तैयारी में लगे हुए। परसों एक रिपोर्ट में मैंने पढ़ा, पीजीआई के 4 वरिष्ठ डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर्स, वो कहते हैं कि टिकट, नौकरी छोड़ने को तैयार है, टिकट मिल जाए, और उनकी तमन्ना है कि जीतने के बाद हम हेल्थ मिनिस्टर बन जाए, क्योंकि डॉक्टर है, प्रोफेसर है, हम सीनियर है। मतलब राजनीति में पता नहीं जाने क्या हुआ पिछले कुछ टाइम से, जिसको देखो राजनीति की तरफ भाग रहा है, रिटायर्ड ऑफिसर्स। खैर, बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की चुनौतियां बढ़ गई हैं, वो इसलिए भी क्योंकि जिस तरीके की खबरें पार्टी से निकल कर आ रही हैं, कम से कम 2 दर्जन 40 विधायक जीते थे 2019 में बीजेपी के। अगर 2 दर्जन या हम 20 भी माने तो मतलब 50% चेहरे नए आएंगे। युवाओं की बात हो रही है, महिलाओं की बात हो रही है, तरोताजा दिखना चाहते हैं अब। तो मेरे को लगता है अगर 50% भी अगर विधायकों को या मंत्रियों को बदलना है, उनकी टिकट कटनी है, तो समझ सकते हैं कि बीजेपी में चिंता और घबराहट तो है ही। कांग्रेस दूसरी तरफ उत्साही है, लेकिन कांग्रेस को भी दिख रहा है 10 साल के बाद उनका ये अवसर आया है उनके हाथ, उनको लगता है कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है, बदलाव वाला फैक्टर है, नाराजगी है। तो दोनों पार्टियों के लिए चुनाव बेहद चुनौतीपूर्ण है, लेकिन कांग्रेस के लिए मेरे को लगता है एक अवसर है और बीजेपी मैनेज कर सकती है, उसमें क्षमता है, पूरी फौज है, संगठन है, एक के बाद एक मीटिंग है और टिकटें बांटने में भी मेरे को लगता है बीजेपी लीड लेगी। तो कुल मिलाकर बीजेपी तैयारियों में आगे है, नए नए प्रयोग भी करे, संगठन बहुत मजबूत है, संसाधन है, सरकार है, तो बहुत कुछ बीजेपी के साथ है। लेकिन चुनाव दोनों पार्टियों के लिए बहुत मेरे को लगता है चुनौतीपूर्ण होने वाले, क्योंकि समय भी बहुत कम है। अभी अब टिकटें बंटने में थोड़े दिन रह गए और नामांकन भरने में भी ज्यादा दिन है, और अगले 40 दिन में पता लग जाएगा हरियाणा को कौन सा दल, कौन सी सरकार चलाएगी, कौन सी पार्टी चलाएगी, कौन कौन विधायक किस कोने से बनकर आता है, ये जानने में महज 40 दिन का ही वक्त। अलग अलग चश्मे के जरिए देखा जाता है, जनता अपने नजरिए से देखे। जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं, नए चेहरे, पॉजिटिवनेस और नई ऊर्जा, ताजगी वाले उम्मीदवार चाहिए। दूसरी ओर यह भी कहा जा सकता है कि इतना बड़ा थिंक टैंक आपके पास होने के बावजूद, इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा आपका कुनबा और उसमें इतनी मजबूती और 10 साल के कामकाज पर जनता के सवाल, और आप 50% विधायकों के टिकट काटते हैं तो उनके काम को लेकर भी एक सवाल जरूर हो सकता है। क्या ऐसी वजह भी है? क्योंकि पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के जरिए जो सर्वे हुआ, वो सर्वे में यह कहा गया कि जनता भी कुछ लोगों से नाराज है। महेश, आपके पास में आ रहा हूं, नाराजगी वाले सवाल को क्या किया जा सकता है जब 50% विधायकों और कई मंत्रियों के टिकट काटने की बात सामने आ रही हो?
कसूर अगर डीजीपी का हो और हवलदार को उसकी सजा दी जाए, मुझे लगता है कि कुछ इस तरह की परिस्थितियां यहां पर देखने को मिल रही हैं। केंद्रीय स्तर पर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी को उद्घाटन करने का मौका नहीं दिया, तो अलग अलग मंत्रालय जो लोग संभाले हुए थे उनके वजूद को कोई पहचान नहीं पाया और केंद्रीय मंत्रालय संभालने वाले लोगों के नाम को कोई जानता नहीं था। इस तरह की परिस्थितियां हरियाणा प्रदेश में भी देखने को मिली जब मनोहर लाल खट्टर ने सारी पावर्स को सेंट्रलाइज कर दिया और यहां परिस्थिति ये हुई कि मनोहर लाल खट्टर को लेकर एंटी इनकम्बेंसी बिल्ड हुई, मनोहर लाल खट्टर की कुर्सी बदल दी गई। लेकिन ये जो विधायक हैं ये सजा के हकदार इसलिए हुए क्योंकि इनकी भी बात को नहीं सुना गया था। भले ही सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़े हुए थे, विकास का जिक्र वो कर रहे होंगे, लेकिन विकास के रिपोर्ट कार्ड के साथ ही जनता से वोट कहां मांग रहे हैं। ये तो हाल फिलहाल जो ताजी फौरी तौर पर जो घोषणाएं की गई हैं उन पर वोट मांगने का काम कर रहे हैं, चाहे वो किसानों का एमएसपी की बात हो, चाहे 58 साल तक पोर्टल पर नौकरी करने वाले लोगों की नौकरी की गारंटी की बात हो, चाहे नए एडवर्टीजमेंट नौकरी को लेकर जो निकाले गए उनकी बात हो। ये तो हाल फिलहाल कुछ ही दिनों पहले जो बारिश हुई है ये तो उसमें भीगने की कोशिश कर रहे हैं। 10 साल के अपने परफॉर्मेंस पर, अपने रिपोर्ट कार्ड पर क्या भारतीय जनता पार्टी वोट मांग रही है? यकीनन सी ये बात है कि यहां पर बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जिनसे जनता की नाराजगी है और ये कोई इस बार हो ऐसा नहीं है। पिछली अगर चुनाव को आप देखेंगे 2019 में तो तमाम इक्का दुक्का को छोड़ के तमाम कैबिनेट मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा था और इस बार भी परिस्थिति कुछ ऐसी बनती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी में जो मौजूदा कैबिनेट मंत्री हैं उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है, मौजूदा जो विधायक हैं उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। और ये सिर्फ मैं और आप नहीं पहचान रही है, पार्टी भी पहचान रही है और यही वजह है कि इन तमाम मंत्रियों को, इन तमाम विधायकों को दरकिनार कर यहां जो उम्र दराज है उन्हें मार्गदर्शक मंडल में रख दिया जाएगा और जिनकी चुनावी उम्र जो है अभी बाकी है उन्हें किसी और तरीके से मैनेज करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन हाल फिलहाल करो या मरो की स्थिति यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है। जो जिताऊ नहीं है उसे टिकट ना दिया जाए। लोकसभा में टिकटों के आवंटन में गलती कर भारतीय जनता पार्टी उसका खामियाजा उठा चुकी है। अब यह सुनिश्चित किया जाएगा जो सबसे मजबूत है, जो सबसे ज्यादा वजन उठा सकता है, टिकट उसी के हाथ में जाए, ये पार्टी सुनिश्चित करेगी। वीरेंद्र जी, 2 सवाल है। एक सवाल तो ये कि बहुत जल्द ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों के नामों की पहली लिस्ट आ सकती है ताकि प्रचार प्रसार के लिए वक्त मिले, यानी कि नामों पर लगभग सहमति बन गई होगी। कुछ नाम ऐसे होंगे जिनको चुन लिया गया होगा। आप इन नामों को देखें तो क्या यहाँ पर जो तरोताजगी की बात हो रही है, नए चेहरों पर ज्यादा बीजेपी विश्वास जताना चाहेगी या पुराने चेहरों? क्योंकि रिपोर्ट्स बता रही हैं कि तकरीबन आधा दर्जन पिछले बार के मुकाबले 40 सीटें जीती, 20-22 सीटें जहां पर टिकट कट सकता है और कई मंत्री भी इस कतार में हैं। ये वजह क्यों आन पड़ी? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि टिकट कटने की बात है। देखिए, जैसे अब ज्ञानचंद गुप्ता हैं, 76 वर्ष के हो गए, तो क्या अब उनको चुनाव लड़ना जरूरी है? और प्रोफेसर रामविलास शर्मा है, 73 वर्ष के हो गए, तो ये स्थिति है। चौधरी रंजीत सिंह हैं, वो तो बहुत 80 वर्ष के हो गए, तो क्या इन लोगों का चुनाव लड़ना जरूरी है? देखिए, नए लोगों को तो अवसर मिलना चाहिए, तो उस दृष्टि से पार्टी विचार करती है। अब नए चेहरे में क्या है, अब मनीष ग्रोवर रोहतक से 5 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 1 बार चुनाव जीते हैं, तो क्या अब उनकी 6ठी बार चुनाव लड़ना जरूरी है? तो ऐसे में नए लोगों के नाम उभर रहे हैं। पार्टी संगठन का विस्तार करना है तो नए लोगों को जोड़ना पड़ेगा। बाहर से दूसरे दलों से लोगों को भी आए हुए जोड़ा है, उनकी भी महत्वाकांक्षा, हर कार्यकर्ता की महत्वाकांक्षा होती है चुनाव लड़ने की और सबको अवसर मिलना चाहिए। अगर पुराने लोग ही अगर वही मठाधीश बने रहेंगे तो नए लोगों को अवसर कहां से मिलेगा? तो ये अवसर देने की बात है। और देखिए जो सरकार के खिलाफ जो सत्ता विरोधी भावना उजागर हुई है तो वो तो सबके लिए है, वो नए हो पुराने हो, सरकार के स्तर पर है। ये बात ठीक है कि सरकार से लोगों की जो है निराशा व्याप्त हुई है सरकार के रवैये से, क्योंकि सरकार को जो काम 10 वर्ष में करना चाहिए था वैसे लोगों की अपेक्षा पूरी नहीं हो पाई। देखिए, भ्रष्टाचार तो मुद्दा है। पहले अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर सत्ता में आई थी तो भ्रष्टाचार के कारण आई थी, भ्रष्टाचार विरोधी वातावरण के कारण था। लोगों को अपेक्षा बनेगी भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ प्रशासन देगी, भ्रष्टाचार समाप्त होगा। भ्रष्टाचार तो वैसे का वैसा रहा। दावे बहुत किए जाते रहे, लेकिन दावों में कितना सच्चा ये मतदाता जानते हैं। तो देखिए, अब जो पोर्टल की बात है, कई पोर्टल से लोगों को नुकसान हो गया, उसमें वास्तविकता भी है और कई तरह की कठिनाइयां आई हैं। तो इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि अगर मैं सत्ता में आ गया तो गैर जरूरी पोर्टल व्यवस्था को समाप्त कर दूंगा। तो देखिए, लोगों को प्रॉपर्टी आईडी है, लोगों को बहुत परेशानी है, सरकार ने बहुत प्रयास किए, लेकिन ये प्रयास अगर पहले शुरू में ही किए जाते तो उसके परिणाम मिलते। लेकिन सरकार ने आनंद फानन में कई घोषणाएं कर दी और कईयों की जो है नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ। तो ये लगता है कि सरकार के स्तर पर कहीं ना कहीं कमी रही है। और देखिए, अब
विरोध तो अगर मतभेद देखें तो कांग्रेस के अंदर है, भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से ज्यादा है, कांग्रेस में दिखाई देते हैं, भारतीय जनता पार्टी में दिखाई नहीं देते। मतलब लोग अनुशासन के डर से वहां बोलते नहीं है, अगर बोलते तो आगे पीछे टिप्पणी करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में इस तरह से राव नरवीर ने टिप्पणी की है तो उसका विरोध हो रहा है। राव नरवीर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा, उनको इस तरह के मंच पे बात नहीं कहनी चाहिए थी, तो इसलिए पार्टी में उसकी प्रतिक्रिया हो रही है। कुलदीप बिश्नोई आज भी अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानते हैं, तो वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 4 टिकटें गलत दी। तो ये सब बातें पार्टी के फोरम पे आनी चाहिए। अगर सार्वजनिक रूप से आएंगी तो कार्यकर्ताओं में भी चर्चा का विषय बनेगा और निराशा भी आएगी। देवेंद्र, एक तो जब लोकसभा चुनाव का जिक्र इसलिए भी होता है क्योंकि बहुत ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी के लिए मुफीद माहौल और उसमें बीजेपी को ज़्यादा ही नुकसान हो गया। 5 सीटें बहुत ज़्यादा कांग्रेस जीत गई, एक आध दो अगर होते तो शायद उस पर आप सहमत हो सकते थे, लेकिन 50-50 का मुकाबला हो गया। वहां से बीजेपी के लिए सीखने की वाली बात आ गई। यहां पर यह देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान आरएसएस संघ की भूमिका काफी देर में दिखाई दी या मालूम पड़ी कि देखिए संघ के लोग भी अब कमान संभाल रहे हैं। लेकिन आज के दौर में विधानसभा चुनाव को लेकर यह देखा जा रहा है कि बैठकें बीजेपी कर रही है अपने स्तर पर, लेकिन संघ के साथ भी बैठकों का दौर पहले से शुरू हो गया। इसकी एक वजह। दूसरा यह कि लोकसभा चुनाव में जो उम्मीदवार हार गए उन उम्मीदवारों को एक बार फिर से विधानसभा चुनाव लड़ाने की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये कितना सटीक बैठेगा। तीसरा यह कि गुजरात से शुरू हुआ सफर मध्य प्रदेश और राजस्थान तक गया, जहां पर आपने तमाम तरह के प्रयोग किए, सियासी प्रयोग, आपको लगा कि सफल हो गए। अब ऐसे में उन राज्यों की तुलना में हरियाणा में क्या प्रयोगशाला में काम किया जा सकता है इस तरीके का? देखिए पंकज, मैं एक बात ये बताता हूं, 2019 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी मेरे को लगता है तब ज्यादा विरोध नहीं था बीजेपी का, ना विधायकों का ना मंत्रियों का था। उस वक्त क्या था, 14 हरियाणा की कैबिनेट में 14 मंत्री थे, जिनमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे। 2009 की बात कर रहा हूं मैं। 2019 के जो चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें 9 मंत्री चुनाव हारे थे। 9, 14 में से 9 जी। ओपी धनखड़ थे, सुभाष बराला थे, कैप्टन अभिमन्यु थे, कृष्ण बेदी थे, कृष्ण पवार थे, कविता जैन थी, मनीष ग्रोवर थे, करण देव काम्बोज। 14 में से 9 मंत्री चुनाव हार गए थे 2009 में। स्थितियां तब उतनी खराब नहीं थी जितनी आज है। तो आप देखिए, उसके अलावा मैं आपको ये बताता हूं, मेरे को जो मैं फील करता हूं सरकार की को लेके, जो सरकार का एक चेहरा होता है, जिन लोगों के लिए सरकार ने गरीब के कल्याण के लिए योजनाएं, अंत्योदय की बात होती है, जिनको सरकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है, वो लोग तो कुछ हद तक खुश हैं कि सरकार कुछ ना कुछ दे रही है, उनकी जरूरत पूरी हो रही है, जय-जयकार हो रही है। या बीजेपी के जो वर्कर्स है या बीजेपी विचारधारा के लोग वो तारीफ करें कि सरकार अच्छा काम कर रही है। लेकिन ये बिल्कुल कड़वी सच्चाई है, जो जैसे व्यापारी लोग हैं, व्यापारी हैं, नौकरी पेशा है, किसान हैं, युवा हैं, महिलाएं भी हैं, जहां तक जैसे क्राइम की बात आती है या चोरी चिकारी की बात आती, तो जो एक वो ठीक ठाक जो प्रतिष्ठित एक वर्ग है, गरीबों को सरकार दे रही है, उनको मदद मिल रही है, खुश है कि सरकार ने वो किया जो किसी सरकार ने किया, जय जयकार हो रही है। वर्कर्स भी कह रहे हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है, बीजेपी का साथ दो, प्रचार कर रही है। लेकिन ज्यादातर वर्गों के लोग, ज्यादा तबका मेरे को लगता है वो नाराज है, क्योंकि बहुत सारे विधायकों मंत्रियों का काम बिल्कुल औसत रहा है। पंकज, 1 मिनट में आपको बताता हूं, पानीपत की बात करता हूं। 2014 के चुनाव में 3 बीजेपी विधायक बने थे, चौथे रविंद्र मचौली समालका थे, उन्होंने समर्थन दिया था बीजेपी सरकार को। मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2000 ये चारों समझो विधायक बीजेपी के साथ थे। 2019 के चुनाव में 4 में से 2 बीजेपी के विधायक रह गए, समालका और इस राना में कांग्रेस के विधायक जीत के। अब स्थिति मेरे को लगता है 2019 से ज्यादा अच्छी नहीं है, खराब है, क्योंकि कई तरह की चुनौतियों से पार्टी जूझ रही है। और जब मंत्री और विधायकों के टिकट कटने की नौबत आ रही है, तो आप अंदाजा लगाइए कि संगठन के लोगों को, सरकार के लोगों को, या जो योजनाएं बना रहे हैं उनको कितना डर है कि मामला ठीक नहीं है। तो यही वजह है कि बीजेपी की चिंताएं और परेशानियां बढ़ी हुई है और कांग्रेस उत्साहित है। लेकिन यह भी मैं मानता हूं बहुत सारी सीटों पे मुकाबला बराबरी का है कांग्रेस बीजेपी में, और बीजेपी की सरकार बनने के चांस हैं, लेकिन मेरे को लगता है अभी धुंधली संभावना ही नजर आ रही है। महेश, बीजेपी के साथ कई सारी ऐसी चीजें हैं जो उसके खिलाफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आपने सत्ता विरोधी लहर का बार बार जिक्र होता है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया ये भी कह दिया गया कि मंत्री के काम से जनता खुश नहीं है। ये खुद बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो सर्वे उन्होंने किया उसमें यह पाया कि उनके काम से खुश नहीं है, विधायकों से नाराजगी है, इसलिए आपको विधायकों के चेहरे बदलने पड़ेंगे, आप जीतना चाहते। तीसरा ये कि हरियाणा में 10 साल के बाद तीसरी बार रिपीट करना आज तक तो संभव ऐसा हो नहीं पाया, फिर आप कह रहे हैं कि हम हैट्रिक लगाएंगे। इन सारी चुनौतियों से पार पाने के लिए जो रणनीति मौजूदा वक्त में काम कर रही है या बीजेपी अपना रही है, वो ठीक है?
देखिए, रणनीति तो भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो रणनीति अपनाई गई बेहद देर से अपनाई गई। अगर नायब सिंह सैनी को 1 साल पहले अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाती तो शायद ये एंटी इनकम्बेंसी का जो जहर है वो काफी हद तक कम हो जाता। अभी अगर करीब 25 दिनों का वक्त तो और अगर नायब सिंह सैनी को मिलता तो ये जो असर है, ये जो एंटी इनकम्बेंसी जिस शब्द का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, जिस एक तरीके से सत्ता विरोधी भावना का जिक्र हम कर रहे हैं, वो लगातार घटती हुई नजर आ रही थी। और घटने की एक खास वजह थी, घटने की खास वजह थी कि घोषणाओं की बारिश जो 9.5 सालों में नहीं हुआ वो 3 महीनों में हो रहा था, वो कुछ दिनों में हो रहा था। एमएसपी पर कानून बनाने की मांग जो है किसानों की तरफ से 750 से ज्यादा किसानों की शहादत, इसके अलावा 13 महीनों से ज्यादा का बड़ा किसान आंदोलन, देश की रफ्तार को थाम कर किसानों ने रख दिया। लेकिन एमएसपी, फसलों पर एमएसपी का ऐलान सरकार की तरफ से नहीं किया गया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को हार सामने नजर आने लगी तो यहां पर एमएसपी इतनी आसानी से दे दी गई जैसे किसी ने मांगी नहीं थी। अब किसानों को यह कहा जा रहा है कि हरियाणा प्रदेश में एमएसपी लागू कर दी गई है। हालांकि कब की गई, जब एक दाना भारतीय जनता पार्टी को खरीदने का मौका नहीं मिलना था, उसके बाद चुनाव आ जाने थे और चुनाव से पहले कोई फसल मंडी तक पहुंचनी नहीं थी। तमाम ऐसी घोषणाएं, मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि 1 गज 1 इंच जमीन किसी को मुफ्त नहीं दी जा सकती। लोकसभा में 5 सीटें हारने के साथ ही 100 गज के मुफ्त प्लॉटों की जो योजना थी वो 10 साल पहले जो फाइल्स में दफन कर दी गई थी, उन्हीं फाइलों को बाहर निकाल लिया गया, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को बाहर निकाल लिया गया और आनन फानन में कुछ ही घंटों के भीतर यहां अवार्ड किया जा रहा था, उन जमीनों के कब्जे दिलवाए जा रहे थे। किन लोगों के, जो कि 10 साल पहले योजना आपने जमीन दोज कर दी थी, वो 100 गज के मुफ्त प्लॉट अब आप बांटने की उसमें होड़ लगाते नजर आ रहे हैं। तमाम ऐसी घोषणाएं यहां पर जो ओबीसी सर्टिफिकेट का मैं जिक्र करता हूं, यहां पर अधिकतम आय जो है वो 6 लाख से बढ़ाकर केंद्र की जबकि 8 लाख थी, इन्होंने हरियाणा प्रदेश में 8 लाख से घटाकर मनोहर लाल खट्टर सरकार ने 6 लाख कर दी। केंद्र में जो 8 लाख की आय ओबीसी सर्टिफिकेट के क्रीमी लेयर को लेकर तय की गई थी, उसमें कृषि से पैदा होने वाली आय और सैलरी से मिलने वाली आय को एग्जेम्प्ट किया गया था। लेकिन हरियाणा प्रदेश में 8 से 6 लाख करने के बावजूद कृषि से पैदा होने वाली आय को भी आपने इंक्लूड उस 6 लाख में कर लिया। इसके अलावा सैलरी से मिलने वाली आय को भी 6 लाख में इंक्लूड कर लिया। जब आपको लगा कि ओबीसी वर्ग जो है आपसे दूर हो चुका है तो उसके बाद अब आनन फानन में 6 को 8 लाख भी किया, एग्रीकल्चर इनकम को एग्जेम्प्ट भी किया, उसके बाद सैलरी की इनकम को एग्जेम्प्ट कर दिया। आपने वो सब कुछ किया जो कि 9.5 सालों तक आप करने के लिए तैयार नहीं थे। अब ऐसा क्या हुआ, इन 3 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि आप सब कुछ करने को तैयार हैं? यही हरियाणा प्रदेश की जनता 9.5 सालों से आपसे चाहती थी, लेकिन आप झुकने के लिए तैयार नहीं थे। अब मुख्यमंत्री भी बदला और मुख्यमंत्री बदलने के साथ, निजाम बदलने के साथ ही यहां कानून सारे बदल दिए गए। मेरे पास यह भी जानकारी है कि अगर 24 से 48 घंटों का वक्त भारतीय जनता पार्टी को और मिल जाता तो यहां पर पोर्टल व्यवस्था को भी ऑफलाइन करने की तैयारी कर ली गई थी। हर वो चीज जो कि वोट दिलवा सकती है उसके लिए व्यवस्थाएं खड़ी कर ली गई थी। अगर 48 घंटों का वक्त भारतीय जनता पार्टी को और ज्यादा मिल जाता तो यहां पर पोर्टल व्यवस्था के पैरेलल यहां पर एक ऑफलाइन व्यवस्था जो कि रजिस्टर में एंट्री डालने वाली थी उसे कबूल कर लिया जाता। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि परिस्थितियां किस तरह की है। वीरेंद्र जी, अभी जो खबरें निकल कर आए कि बीजेपी ये चाहती है कि जो उसके उम्मीदवार हैं, चाहे वो नए चेहरे हों या पुराने चेहरे हों, चाहे वो मंत्री हों या फिर नहीं हो, वो ये चाहती है कि जल्दी से जल्दी उम्मीदवारों की घोषणा की जाए ताकि उनको प्रचार का वक्त मिले, जनता तक पहुंच उनकी बन पाए। ये जल्दबाजी बीजेपी की मौजूदा वक्त में दिखाई दे रही है। क्या ये सवाल किया जा सकता है कि जब सत्ता परिवर्तन की आपने सोची, आपने चेहरा बदलने की सोची, जब आपने कैबिनेट पूरी बदल दी तो उस वक्त भी ये थोड़ा जल्दी होना चाहिए था? शायद आज ये स्थिति ना आती कि आपको आधे से ज्यादा विधायकों की टिकट पर तलवार लटक रही है, उनके टिकट कटने की संभावना है और मंत्री तक कटघरे में खड़े हैं। देखिए, ये संभावना तो बहुत पहले से व्यक्त की जा रही थी और ऐसा हो जाना भी चाहिए था। अब पार्टी की क्या मजबूरी थी? अब देखिए, नायब सैनी को पहले अध्यक्ष बनाया जाता है पार्टी का, फिर बाद में मुख्यमंत्री बनाया जाता है, फिर नए अध्यक्ष की तलाश की जाती है, 40 दिन तक नया अध्यक्ष नहीं रहता। तो पार्टी ने आनन फानन में निर्णय किए हैं। देखिए, ये तो बात तो माननी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में चूक रही है। और ये देखिए, जब नेतृत्व परिवर्तन होता है तो वरिष्ठ जो विधायक हैं या जो सहयोगी थे मनोहर लाल जी का, उनको विश्वास में नहीं लिया जाता। तो इसने पार्टी के स्तर पर जो काम होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं कमी तो दिखाई दी है और इसमें कोई दो राय नहीं कि देखिए, मनोहर लाल जी को अगर मुख्यमंत्री पद से भले ही हटा दिया गया हो, लेकिन आज भी केंद्र में मंत्री होते हुए भी हरियाणा के मामलों में उनका पूरा दखल है। अब उम्मीदवारों के चयन में भी उनकी मुख्य भूमिका रहने वाली है, सबको मालूम है।
तो ये देखिए, चुनाव समिति की आज बैठक हो रही है, दूसरे दिन की बैठक है, लेकिन उसमें मनोहर लाल जी की अपनी भूमिका है। हर जो उम्मीदवार है वो मनोहर लाल जी के माध्यम से ही प्रयास कर रहा है। उनको लगता है कि अगर मनोहर लाल जी सहमति दे देंगे तो उसको टिकट मिल जाएगी। हरियाणा के मामलों में मनोहर लाल जी का पूरा दखल है। हाँ, ये ठीक है कि जन भावनाओं के कारण जो है उनको बदला गया है, लेकिन पार्टी संगठन में उनका उतना ही महत्व है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि वक्त बहुत कम है और प्रचार प्रसार के लिए तमाम उम्मीदवारों को जनता के बीच में जाना भी होगा। रणनीति ऐसी बन रही है और बीजेपी के लिए तमाम तरह की चुनौतियां भी सामने हैं। चुनौती नंबर 1 इस तरीके से भी देखी जा सकती है, जब लोकसभा का चुनाव था, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया गया, कैबिनेट प्रदेश की बदल दी गई और लोकसभा चुनाव के दौरान 5 सीटें बीजेपी को गंवानी पड़ी। अब विधानसभा का चुनाव आया, प्रदेश अध्यक्ष की बड़ी भूमिका होती है। प्रदेश अध्यक्ष नया बना और उसके पास भी इतना वक्त नहीं कि वो तमाम तरह की रणनीति पर काम कर पाए। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इन चुनौतियों से बीजेपी कैसे पार पाती है।